हेलो एवरीवन। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नाउ अभी तक हमने सेल के बारे में काफ़ी कुछ जाना। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो पार्ट 1 था इस वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। अब हम देखिए सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है न्यूक्लियस, इसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा। जहाँ तक हमारी बात होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो लेस डेवलप्ड होता है और ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, वेराज यूकैरियोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आती है, वहाँ पे न्यूक्लियस काफ़ी हद तक मैच्योर होता है। नाउ न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि न्यूक्लियस इज़ द कमांड सेंटर ऑफ सेल। सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेल को करना क्या है, क्या वहाँ पे एक्शन होने चाहिए, ये न्यूक्लियस से डिसाइड होता है। अब न्यूक्लियस को आप यहाँ पर देखें, ये एक डायग्राम है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को आप नोटिस करेंगे कि इसकी दो मेम्ब्रेन है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। मैंने आपको बताया सेल की मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल को अगर हम देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल सेल को अगर हम देखें तो वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो इसकी एक खुद की भी मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअली दो मेम्ब्रेन लेयर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस, यहाँ पर भी इसकी अपनी खुद की दो मेम्ब्रेन की लेयर होती है। एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखती है साइटोप्लाज्म से। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ये सेल है, सेल में जो ये आपको लिक्विड पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, जो भी ऑर्गेनेलीज हैं इसके अलावा जो भी यहाँ पर लिक्विड पार्ट है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के जो इनसाइड का रीजन है, जिसको हम यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो यहाँ पे आपको ये लिक्विड दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग रखती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स। मगर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से कुछ बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं जाता और साइटोप्लाज्म से वापस कुछ न्यूक्लियस में नहीं आता। कुछ प्रोटीन्स हैं जो प्राइमरली काम करते हैं राइबोसोम्स के साथ और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसका जो पार्ट 1 था मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सेल के अंदर राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पर न्यूक्लियस का भी रोल होता है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को असिस्ट करने में। न्यूक्लियस खुद प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता मगर वो सपोर्ट करता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो काफ़ी बार जो कुछ प्रोटीन्स का आना जाना होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, तो वो होता है न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। ये जो आप दो लेयर देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में आपको यहाँ पर कुछ होल्स दिखेंगे, कुछ छेद आपको दिखेंगे। इन छेद को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि जब कुछ प्रोटीन को यहाँ से बाहर भेजना है साइटोप्लाज्म की तरफ ताकि वो राइबोसोम की तरफ जाएं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएं, तो ये न्यूक्लियर पोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके सामने एक और एक फोटो है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसकी दो मेम्ब्रेन और यहाँ पर ये है न्यूक्लियर पोर्स। नाउ न्यूक्लियस का अगर हम काम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे सेल का कमांड सेंटर है और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर न्यूक्लियस। उसके अलावा न्यूक्लियस का सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन में भी एक बहुत ही अहम रोल होता है। और जिस तरीके से आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप वीडियो सुन रहे हैं, आपके अंदर करीब 100 ट्रिलियन सेल होंगे, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर एक जो सेल है उसमें एक न्यूक्लियस होगा विद सम एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है, आपकी जो पूरी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, वहाँ पे आपको हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिखेगा एक्सेप्ट
रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पर जो सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल के जो सेल्स होते हैं, वहाँ पर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा और प्लेटलेट्स में भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। बस ये दो एक्सेप्शंस होती हैं। उसके अलावा आपके सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियस होगा, द कमांड सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको दो क्रॉस दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो क्रॉस है यहाँ पे, ये क्या है? दीज आर क्रोमोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। नाउ क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको स्टडी करने के लिए प्राइमरली 3 मॉडल होते हैं। एक तो होता है मॉलिक्यूलर मॉडल, फिर होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, फिर होता है सोलेनॉइड मॉडल। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज क्रोमोसोम मेड ऑफ? क्रोमोसोम 2 चीज़ों का बना है, एक तो है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा है डीएनए, ठीक है। ये आपके सामने क्रोमोसोम है जो आपको मिलेगा न्यूक्लियस में एक सेल के। एक सेल में ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, एक्सेप्ट आरबीसी और जो मैंने आपको प्लेटलेट्स का एक एक्सेप्शन बताया था। तो उस एक न्यूक्लियस के अंदर आपको जो क्रोमोसोम्स मिलेंगे वो बनते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए से। अब इसमें एक और बात याद रख लेना, यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का। देखो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल। ये सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म धरती पर आए थे वो प्रोकैरियोट सेल वाले थे। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोकैरियोट में आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा, यूकैरियोट में आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम्स के लिए आपको हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों चाहिए। सिंस यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है तो प्रोकैरियोट्स ओनली हैव डीएनए। जो यूकैरियोट्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से काम करता है। और इसमें आपकी बहुत सारी जो बॉडी की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से बॉडी फॉर्म होगी, काफ़ी सारी जो बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको क्रोमोसोम में मिलेगी। अब इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। जो डीएनए है वो एसिडिक इन नेचर है, ये अभी ध्यान रख लेना। अभी आपको जब न्यूक्लिक एसिड का बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो डीएनए क्या है? इट इज़ एसिडिक इन नेचर, वेरएस जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एल्कालाइन इन नेचर है। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, वेरएस डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों ऑपोजिट है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे मिलके बनता है एक क्रोमोसोम। अब हमने समझ लिया कुछ हद तक कि डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट है, डीएनए एसिडिक इन नेचर है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए के साथ एक और चीज़ हम काफ़ी बार मेंशन करते हैं, आरएनए। आपने काफ़ी बार देखा होगा डीएनए आरएनए। तो ये आरएनए क्या होता है और दोनों का रिलेशन न्यूक्लिक एसिड से क्या है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आइसोलेट किया था एक स्विस साइंटिस्ट ने, स्विस फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट थे ये, इनका नाम था फ्रेडरिच माइस्चर। इन्होंने 1870 में ह्यूमन पस सेल से न्यूक्लिक एसिड को अलग किया था और तब से न्यूक्लिक एसिड पर स्टडी जारी है। नाउ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, न्यूक्लिक एसिड है क्या? देखिए न्यूक्लिक एसिड आपको मिलेगा न्यूक्लियस में, पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या है कि आप देखोगे न्यूक्लिक एसिड का एक और नाम भी यूज़ होगा काफ़ी टेक्स्ट में, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर कहीं पर
न्यूक्लियोटाइड्स कहा जा रहा है तो समझ जाइएगा वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है। नाउ न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, दो इसके प्रकार होते हैं। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लिक एसिड की दो वैरायटीज़ होती हैं, डीएनए आरएनए। आपकी बॉडी में डीएनए भी है और साथ ही साथ आरएनए भी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद इवेंचुअली डीएनए कैसे काम करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप समझ पाएंगे। देखो, मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, इसकी वैरायटी के बारे में बताया। क्या है कि ईच न्यूक्लियोटाइड या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये तीन चीज़ों का बना है। इसमें तीन कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। पहला तो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। फिर दूसरा होता है 5 कार्बन शुगर, प्राइमरली आप कह सकते हैं शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको शुगर भी मिलेगी, उसके अलावा एक आपको फॉस्फेट ग्रुप भी मिलेगा। इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, ये यहाँ पर है शुगर और ये है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से हमने लिया है। अब जो नाइट्रोजीनियस बेस है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पहले तो देखो, ये यहाँ पे आप ये जो नाम है ना, इनको याद कर लो। इन्हीं की वजह से, इनको समझने के बाद आप डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है वो आप बता पाओगे। और साथ में जो शुगर है ये भी आप याद रख लेना। तो जो नाइट्रोजीनियस बेस है न्यूक्लिक एसिड में, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी इसके अंदर। एक तो है एडेनाइन, इसको हम ए भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। फिर है ग्वानाइन, इसको हम जी भी कहते हैं। फिर है सिस्टोनाइन, इसको हम सी भी कहते हैं। फिर है थायमानाइन, इसको हम टी भी कहते हैं। और फाइनली यूरासिल। तो ये तो कंपोनेंट्स हो गए नाइट्रोजीनियस बेस के। फिर शुगर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। और फाइनली है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों चीज़ें आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए में फ़र्क करने का एक तरीका ये है कि आप ये पता करो कि डीएनए में इनमें से कौन सी चीज़ें मिलेंगी और आरएनए में कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। तो क्या है कि डीएनए में आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस में से आपको पहले तो मिलेगा ए यानी एडेनाइन, जी यानी ग्वानाइन, फिर है सी सिटोसनाइन और फिर है टी यहाँ पर थैमाइन। तो ये चार चीज़ें आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस से मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ आप देखोगे डीएनए में मिसिंग है, वो है यूरासिल। ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस में से आपको यूरासिल नहीं मिलेगा डीएनए में। आरएनए में आपको यूरासिल तो मिलेगा मगर आपको थेमाइन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में ए, जी, सी, टी ये सब आएंगे, यू नहीं आएगा। अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पर ए, जी, सी आएगा, टी नहीं आएगा मगर यू यानी यूरासिल आएगा। ठीक है। ये हमने बात कर ली नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में। उसके अलावा डिफरेंस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है शुगर। 5 कार्बन शुगर आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलेगी मगर डीएनए में एक टाइप की होती है, आरएनए में दूसरे टाइप की होती है। तो डीएनए में जो आपको 5 कार्बन शुगर मिलेगी उसको हम कहते हैं डिऑक्सीराइबोस। ठीक है। तो डिऑक्सीराइबोस आपको डीएनए में मिलेगी, वेरास आरएनए में आपको मिलेगी राइबोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये है डिऑक्सीराइबोस ये आपको डीएनए में मिलेगी, राइबोस विल बी फाउंड इन आरएनए। अब फाइनल चीज़ यहाँ पे क्या बचती है, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको डीएनए में भी मिलेगा और आपको आरएनए में भी मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ना अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर की, ये किस तरीके से काम करते हैं। देखो, डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल वाइल आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर डीएनए का, ये एक एग्जाम्पल है आरएनए का, डबल स्टैंडर्ड और यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड। उसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि डीएनए ऑल्दो एसिडिक इन नेचर है, ये एल्कलाइन कंडीशन में स्टेबल रहता है, वेयरएज आरएनए स्टेबल नहीं रहता एल्कलाइन कंडीशन में। नाउ अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी जान लेते हैं। हमने डिफरेंस जान लिया,
ये दोनों न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब दोनों काम क्या करते हैं? देखो, अगर हम डीएनए का फंक्शन देखें तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू मेक अदर सेल्स एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स। जो आपका डीएनए होता है वहाँ पर आपको देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आपकी बॉडी को बिहेव करना है, किस तरीके से आपके सेल्स जनरेट होंगे, कब प्रोटीन रिलीज होगा, कब आगे और सेल्स बनेंगे, कब उनको टिश्यूज़ में कन्वर्ट करना है। बेसिकली जिस तरीके से आपकी बॉडी एज होगी वहाँ पे ग्रोथ दिखेगी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कोडेड होती है आपके डीएनए में। फिर बात आती है आरएनए की। आरएनए का यहाँ पर क्या काम है? आरएनए इज यूज्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक कोड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन्स। अभी हमने जब सेल को अच्छे से स्टडी किया, मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। साथ ही साथ जब हमने न्यूक्लियस को पहले स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे आपको कुछ पोर मिलते हैं। उस पोर से क्या होता है कि प्रोटीन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचती है। तो देखो, जो जेनेटिक कोड होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो राइबोसोम को चाहिए होती है कि किस तरीके से उसको प्रोटीन बनाना है, कितना प्रोटीन बनाना है, उसका किस तरीके से आगे उसको ट्रांसफ़र करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक कोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, हमने बात करी पहले, टू द राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन। RNA is used to transmit genetic information in some organisms and may have been the molecule used to store genetic blueprints in primitive organisms. जो primitive organisms थे आज से कई हजारों सालों पहले, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी वो आरएनए में होती थी। मगर हम ह्यूमन बींग्स, क्या हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं? नहीं, हम काफ़ी एडवांस स्टेज के हैं। तो हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कहाँ स्टोर होती है? वो डीएनए में स्टोर होती है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में, या आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारा, यहाँ पे मैंने आपको ये फिर से रिपीट करके बता रखा है कि जो कॉम्पोजिशन होती है बेसिस की, वो डीएनए और आरएनए की क्या है, राइबो शुगर आपको कहाँ पर मिलेगी, उसके अलावा वेरियस जो वहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस है कौन से कहाँ पर मिलते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नाउ अब हम बात करते हैं डबल हीलियक मॉडल ऑफ डीएनए की। बेसिकली डीएनए की जो बनावट है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से है, उस पर हम बात करेंगे। ये बेसिकली क्या है, इसका ओरिजिन क्या, कहाँ से हुआ था। तो क्या है कि अर्ली 1950s में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जेम्स वॉटसन और ब्रिटिश फिजिसिस्ट फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी में ये था कि डीएनए का एक डबल हीलिक्स मॉडल है। इसको हम आज भी स्टडी करते हैं, आज भी डीएनए को हम इस मॉडल के थ्रू ही स्टडी करते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड्स आप देखोगे एंटी पैरेलल है। ये जो सारे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डबल हीलियक मॉडल ऑफ डीएनए हम डीएनए स्ट्रैंड्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो डीएनए का जो स्टार्ट है ये तो आपको कुछ हद तक पैरेलल दिखेगा। उसके बाद डीएनए नीचे यहाँ पर स्वर्ल होता रहता है और इस तरीके से आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए एंटी पैरेलल है। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, द टू स्ट्रैंड्स आर पैरेलल बट पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जो इनिशियली दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपको ऊपर पैरेलल दिखेंगे, मगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। जो ऊपर वाला यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नीचे वाला नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब एक और बात आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि डीएनए में जो मैंने आपको सारे अभी बेसिस बताए थे, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस हम डिस्कस कर रहे थे अभी, यूरासिल, उसके अलावा ग्वानाइन, उसके अलावा साइटोसाइन, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका रोल क्या है, ये CGAU। यहाँ पे आप देखोगे आपको दिखेंगे बेस पेयर। ये जो बेस पेयर है ये लिटरली पेयर है ऑफ द बेसिस। जो हमने यहाँ पे अभी बेसिस स्टडी किया ना, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या है कि इनके बेसिस बन जाते हैं। एक यहाँ पे C यूज़ करते हैं, एक G यूज़ करते हैं, एक A यूज़ करते हैं, एक T यूज़ करते हैं। उस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है एक बेस पेयर में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंडिविजुअल का, हर आदमी का जो बेस पेयर का जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए में, इसका जो सीक्वेंस होता है ये अलग होता है। जो कहते हैं ना कि डीएनए आपकी पहचान है। फॉर एग्जांपल
आप अगर मेरा बाल कहीं पे आपको मिलता है, आप उसकी स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी से आपको पता लग जाएगा कि ये डीएनए मेरा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक जगह पे नहीं था, वहाँ पर एक मेरा बाल का एक स्ट्रैंड गिर जाता है, ठीक है, फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, जो वहाँ पे बाल का स्ट्रैंड है उसका डीएनए आप टेस्ट कर सकते हो। वहाँ पर जो ये बेस पेयर्स हैं इनको स्टडी किया जाएगा, यहाँ पे पता लगाएंगे कि बेस पेयर्स क्या है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस है। फिर मेरा अगेन कोई बाल या फिर कहीं और से कोई सेल ले सकते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आपको मिलेगा वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं कि दोनों मैच करते हैं या नहीं, मेरे बाल का या फिर जो बाद में सैंपल या डीएनए वो मैच करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो ऑब्वियसली मैं ही वो आदमी था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था जिसका हेयर स्टैंड गिरा था। तो इस वजह से डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हर आदमी का डीएनए, हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए यूनिक होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन बेसिकली होता क्या है, हाउ डज इट वर्क, और इसमें जो बहुत सारी नॉलेज हमने अब तक एक्यूमुलेट करी है वो काम आएगी। नाउ आई एम श्योर आपको याद होगा जब इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि सेल हम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड होते रहते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। सेल की वजह से ही इनिशियली जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है तो एक जायगोट बनता है, जायगोट में बस एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद डिवीजन हो होकर एक बहुत ही बड़ी बॉडी बनती है, ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है। नाउ ये मैंने आपको ज्ञान दिया था। अब एक क्वेश्चन सामने आता है कि सेल्स डिवाइड करते क्यों हैं, वाई डू सेल्स डिवाइड। देखो सेल्स बहुत से कारणों की वजह से डिवाइड करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपकी बॉडी जब बड़ी हो रही है, ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, उसी वक्त सेल डिवाइड होंगे, उसी वक्त सेल की जो संख्या है बढ़ती रहेगी आपकी बॉडी में। उसके अलावा भी काफ़ी बार सेल्स डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके नी में चोट लग गई, काफ़ी सारी जो स्किन है आपकी नी की वो वहाँ से वाइप आउट हो गई, काफ़ी खून बह रहा है, तो वहाँ पर जब रिपेयर का प्रोसेस चल रहा होता है, जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है वहाँ पे, तो स्किन वहाँ पर जब रीजनरेट होती है तो वहाँ पर भी एक तरीके से सेल फिर से डिवाइड कर रहे हैं, सेल की संख्या आपकी बॉडी में इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा काफ़ी बार आपकी बॉडी में सेल्स पुराने हो जाते हैं, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड, या फिर कई सेल मर जाते हैं उनको रिप्लेस करना होता है, कई सेल डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम में भी सेल को और ज़्यादा बढ़ाना होता है और सेल की संख्या बढ़ती रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप अगर देखो तो जब एक व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी होती है तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि सेल की संख्या उसकी बॉडी में धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सेल के बारे में हम कह सकते हैं कि सेल डिवाइड व्हेन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जब उनको ग्रो करना होता है। व्हेन ऑर्गेनिजम्स ग्रो इट इजंट बिकॉज सेल्स आर गेटिंग लार्जर, सेल का साइज बड़ा हो रहा होता है उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स बड़े नहीं होते। ऑर्गेनिजम्स ग्रो बिकॉज सेल्स आर डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स। अब देखो सेल की जो लाइफ है ये हम डिस्कस करते हैं, उससे जो इसका डिवीजन का प्रोसेस है वह आप समझ पाओगे। ये आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये जो आप सर्कल देख रहे हो यहाँ से शुरू हुआ है, फिर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फिर इसके बाद हम एक और एक पार्ट बनाते हैं यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये मान लो सारा कनेक्टेड ही है, बस जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये एक सेल की लाइफ का पार्ट है, इसको हम कहेंगे इंटरफेस, ठीक है। फिर जो नीचे का ये पार्ट है ना इसको हम कहेंगे एम फेस। तो सेल की जो लाइफ है उसमें ज़्यादातर सेल इंटरफेस मोड में बताता है। नाउ इंटरफेस मोड बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द टाइम व्हेन द सेल गेट्स रेडी फॉर डिवीजन। ये प्री डिवीजन फेज होता है। सेल जो मैंने आपको बताया था ना, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जाइगोट से 2 सेल 4 सेल ऐसे डिवाइड होता रहता है, बहुत से सेल बनते हैं। तो जो प्री डिवीजन का जो पीरियड होता है सेल का उसको हम कहते हैं इंटरफेस। ये रेगुलेटरी फेज होता है सेल का, इसमें तैयारी की जाती है कि डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन किस तरीके से आगे किस टाइम के हिसाब से होगा। इट हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस। इंटरफेस प्रोसेस का पूरा कंट्रोल होता है सेल डिवीजन प्रोसेस पर। इट इज़ द प्राइमरी फेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि इस फेज में अगर डिसफंक्शन हो उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से
कैंसर भी हो सकता है। जो डीएनए मल्टीप्लिकेशन होती है और सेल ग्रोथ होती है, दोनों इसी टाइम होती है, ठीक है। अब इंटरफेस हो गया, फिर हम आ गए एम फेस में। ये एक्चुअल सेल डिवीजन का फेस है। अब एक सेल के दो सेल यहाँ पर बनने वाले हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है एम फेज का, इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है मिटोसिस, फिर होता है मायोसिस। नाउ अब हम डिफरेंस जानते हैं मिटोसिस और मायोसिस के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहले ये जान लो कि मिटोसिस होता है सिर्फ सोमैटिक सेल में, वेयरएज मायोसिस होता है जर्म सेल, जनरेटिव सेल और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिप्रोडक्टिव सेल में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा मिटोसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही रहता है पेरेंट सेल में। मायोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल। क्रोमोसोम की हमने अभी बात करी थी पहले, आपको याद होगा। क्रोमोसोम का मैंने आपको पूरा एक यहाँ पे एक पूरी फोटो दिखाई थी, मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्रोमोसोम में क्या होता है। क्रोमोसोम में होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपका चेहरा कैसे होगा, बॉडी कैसे होगी, कंधे कितने चौड़े होंगे, हाइट कितनी होगी, बेसिकली बॉडी जिस तरीके से फॉर्म होगी वो सारी जानकारी आपकी क्रोमोसोम में ही रहती है। तो मिटोसिस और मायोसिस के बारे में हमने अभी क्या जाना है कि मिटोसिस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो पेरेंट सेल में जितने थे वैसे ही रहेंगे, मगर मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे, व्हाट डज इट मीन। देखो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, उसका रीज़न क्या है कि आपके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 23 माउस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 20 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। सिमिलरली पोटैटो के 24 होते हैं, बनाना के 18 होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रोवाइड स्पेशलिटी टू एनी स्पीसीज, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये देखना, इससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। जब एक ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है, ठीक है, तो उसमें आप अगर देखो तो फादर के 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। मतलब कि फादर में आप टोटल देखो तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मदर के यहाँ से आते हैं 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स। फ़र्क ये होता है कि जो यहाँ पर फादर की साइड से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वहाँ पर जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 22 पेयर होता है। उसके अलावा जो XY है उसमें 1 पेयर होता है, ठीक है। वेयरएज जो मदर की साइड है वहाँ पर 23 XX पेयर होते हैं। तो मतलब कि अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बस एक XY पेयर का। उसी के आधार पे डिपेंड करता है कि एक ह्यूमन बीइंग गर्ल होगा या बॉय होगा। तो क्या है कि जब स्पर्म में आप अगर देखो, स्पर्म के अंदर जो सेल होते हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मायोसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स इनिशियली 23 के 2 पेयर होते हैं वो सिर्फ एक ही रह जाता है, सिर्फ वहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये एक जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, सेल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली अगर हम देखें तो फादर की साइड से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर की साइड से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अलावा एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद डिसीजन होता है कि क्रोमोसोम्स में क्या एक्स होगा या वाई होगा। अगर वहाँ पे वाई आ जाता है तो उसके हिसाब से जेंडर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि मायोसिस आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जो स्पर्म है, एग है, ये क्या है, दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, और इसलिए यहाँ पे मायोसिस आपको देखने को मिलता है। जो स्पर्म का टोटल नंबर है ये यहाँ पे आधा हो जाता है। इस बाद में ऑफ कोर्स जब एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है फिर हमको मिटोसिस देखने को मिलता है। वहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है मिटोसिस और मायोसिस के बारे में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं सोमैटिक सेल यहाँ पे कहता हूँ तो सोमैटिक सेल से क्या मतलब है। देखो, आपकी जो पूरी बॉडी है वहाँ पे आप जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको आप अगर छोड़ दो, मतलब टेस्टिकल्स हो गए, उनको आप छोड़ दो, ओवरीज, टेस्टिकल्स, उनको आप अगर छोड़ दो तो बाकी जो सारे सेल्स होते हैं उनको हम कहेंगे सोमैटिक सेल। तो आपके जो बाल हैं
उसमें भी आपको सोमैटिक सेल मिलेंगे। आपकी बाजू, टांग, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे हर जगह आपको सोमैटिक सेल्स ही मिलेंगे। और जो ह्यूमन क्लोनिंग होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अब, जो ह्यूमन क्लोनिंग होती है वहाँ पर भी सोमैटिक सेल्स का यूज़ किया जाता है। तो क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो क्लोनिंग यूजेस सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल का यहाँ पे यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल में 23 के का एक पेयर होता है, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव में सिर्फ आपको 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आधे क्रोमोसोम्स के साथ आप एक इंडिविजुअल को एक लाइफ को आप क्लोन नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में आपको बताना चाहिए। पहला क्लोन जो दुनिया में बनाया गया था, इट वॉज डॉली। ये एक फीमेल शिप थी। इसको एक शीप, एक नेचुरली जो मेड शिप होती है, उस शीप के ब्रेस्ट सेल से बनाया गया, ठीक है। तो एक शीप थी नेचुरल, जिस तरीके से शीप होती है, उसका जो ब्रेस्ट सेल है वो लिया गया। उस सेल के ज़रिए, उस सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके लैबोरेटरी में बहुत ही ध्यान से उसको आगे डेवलप करके एक क्लोन्ड शीप बनाई गई, डॉली, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट क्लोन वॉज समरूपा, प्रोड्यूस फ्रॉम बफेलो यूजिंग इट्स ईयर सेल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल आपको एक सर्टेन लोकेशन से ही चाहिए, कहीं से भी हो सकते हैं, ईयर, ब्रेस्ट या कहीं से भी। उसके ज़रिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप क्लोन बना सकते हो। ह्यूमन क्लोनिंग अभी काफ़ी हद तक मुश्किल है। अभी के लिए हम काफ़ी ह्यूमन से ज़्यादा जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्लोन बना रहे हैं, ठीक है। जो इंडिया का क्लोन था समरूपा, इसको बनाया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। नाउ ये एंड है हमारे इस चैप्टर का। सेल यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सेल से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अगला जो चैप्टर होगा वो होगा जीन्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। सो सी यू देयर।